नमस्कार, जय हिंद स्टडी भात में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे शोध में आईसीटी के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। तो देखिए, इससे पहले मैं रिसर्च एप्टीट्यूड जो है, इससे पहले मैं लेक्चर दे चुका हूँ, टीचिंग भी खत्म हो चुका है। तो ऐसे करते करते हम अपनी जो पेपर वन की रिवीजन सीरीज़ है वो बिल्कुल शॉर्ट में कवर कर लेंगे। यानी कि आपका पूरा पेपर वन कवर होगा शॉर्ट में, कि ताकि आपकी कम समय के अंदर सबसे बेस्ट प्रिपरेशन हो जाए। तो जिन्होंने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सारी वीडियोस जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इंग्लिश मीडियम की मॉर्निंग वीडियो आती है, हिंदी की रात को आती है। तो दोनों मीडियम के लिए आपको वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। बाकी अगर आपको इसके लिए नोट्स चाहिए जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शोध में आईसीटी के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जो अनुसंधान है यानी कि शोध है, रिसर्च है, उसके अंदर जो है वो आईसीटी का क्या मतलब होता है। अब देखिए, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, इस डिजिटल दुनिया में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, इन दोनों के लिए जिन जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो सभी आईसीटी के अंतर्गत आती है। अब विद्यार्थी को शोध हेतु अलग अलग जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे समय और धन की बचत होती है। अब देखिए, आईसीटी का मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पहले क्या होता था, जब आपको रिसर्च करनी होती थी किसी चीज़ के ऊपर तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या है कि आप घर बैठे बैठे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इंडिया से अब्रॉड जाना है, या इंडिया की किसी, जैसे आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में आपको जाना है किसी चीज़ के ऊपर सर्च करने के लिए, तो आप गूगल पे या किसी ऐसे रिसोर्सेज से पहले ही वहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि वहाँ पे मौसम कैसा है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ पे आपको सारी हिस्ट्री वहाँ पे पता चल जाएगी, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, आईसीटी क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जैसे हम अपने इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो आईसीटी के अंदर ही आता है। तो रिसर्च के अंदर देखिए कि आपको अलग अलग जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे, अपने ऑफिस में बैठे, कहीं पे भी बैठे बैठे आप उस जगह की जानकारी ले सकते हैं। इससे आपका समय भी बचेगा, इससे आपका धन भी बचेगा। धन कैसे बचेगा, जैसे मान लीजिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आपका किराया लगता है ना। प्लेन में गए या आप जहाज़ में चले गए या आप ट्रेन में चले गए, पैसे लगेंगे ना, समय भी लगेगा। तो इससे क्या है, वो आपका बच जाएगा। सो यहाँ पे देखिए मतलब क्या है इसका। देखिए, डाटा एकत्रित करना यानी कि कलेक्टिंग डाटा। देखिए, आपको डाटा पहले एकत्रित करना होता है, फिर डाटा प्रवेश यानी कि डाटा एक्सेस करना होता है, फिर डाटा संग्रहित करना, फिर आपको डाटा स्टोर करना। तो देखिए, पहले क्या है, रिसर्च के लिए आपको पहले डाटा कलेक्ट करना है ना, डाटा एकत्रित करना है, फिर डाटा को एक्सेस करना है, प्रवेश करना है, फिर डाटा को स्टोर करके रखना है। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था, जब आप रिसर्च करते थे, आप किसी जैसे कोई कॉपी बना लेते थे, नोटबुक वहाँ पे लिख लेते थे। लेकिन आजकल आप इसे कंप्यूटर में के अंदर दर्ज कर सकते हैं। डाटा कलेक्ट किया तो आपने कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बना दिया, फिर आपने डाटा को एक्सेस कर लिया, है ना, फिर आपने उसे स्टोर कर लिया, संग्रहित कर लिया, फिर आपने डाटा संसाधित किया, इनकी प्रोसेस कर दिया, और डाटा की व्याख्या करना मतलब इंटरप्रेटिंग डाटा, फिर आपने डाटा को की व्याख्या कर दी। तो ये सब कुछ आपका कंप्यूटर के अंदर ही हो जाएगा। तो ये बहुत आसान हो गया है कि आप अपना डाटा जो है आप अपना कहीं पे स्टोर करके रख सकते हैं। उपयोगी डाटा और सूचना के सृजन, संचरण, भंडारण, पुनः प्राप्ति और डिजिटल रूपों में संचालन जैसी आईसीटी की डिजिटल प्रौद्योगिकी सूचना के पूरे चक्र में प्रयोग में लाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो आपका डाटा है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको कहाँ पे रखना है, कैसे उसे स्टोर करना है, तो सब कुछ आप आईसीटी की मदद से कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो कंप्यूटर भी आईसीटी का ही पार्ट हो गया। सो आईसीटी की भूमिका क्या है। अब देखिए, आईसीटी का प्रयोग क्या है, भूमिका क्या है यहाँ पे अनुसंधान के अंदर। देखिए, अनुसंधान गतिविधियों में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। आजकल सारे काम कंप्यूटर से हो रहे हैं। अनुसंधान के लिए एक आवश्यक उपकरण, अब देखिए, अनुसंधान यानी कि रिसर्च के लिए एक आवश्यक उपकरण बन गया है, क्योंकि आसान हो गई है सारी चीज़ें। इससे वैश्विक सूचना पोर्टल यानी कि विश्वव्यापी वेब के मार्ग को आगे बढ़ाया गया। अब देखिए, वैश्विक सूचना पोर्टल जो हमारा विश्वव्यापी यानी कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है,
उसका जो रास्ता उसे बहुत आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने का मतलब है कि हर कोई इसका इस्तेमाल करता है, हर जगह से, हर देश से। विभिन्न कंप्यूटर प्रोग्रामों ने शोध प्रक्रिया को संकलित करने में हमारा रास्ता आसान कर दिया। अब देखिए, जो विभिन्न कंप्यूटर प्रोग्राम है, जहाँ पे शोध प्रक्रिया होती है, यानी कि जहाँ पे रिसर्च होती है, तो उसको संकलित करने के लिए हमारा रास्ता क्या है, आसान कर दिया। इनकी देखिए बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हो गए, जैसे मान लीजिए कि आपने सर्च कर ली, तो आपकी रिसर्च के अंदर क्या आपने किसी की कॉपी तो नहीं की है, उसके लिए देखिए सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी की रिसर्च है, तो वो रिसर्च है क्या उसने अपनी मेहनत से रिसर्च की है, किसी की कॉपी तो नहीं कर ली। तो उसको जांचने के लिए भी देखिए कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। उससे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से चीज़ें उठाई हैं, तो वो यहाँ पे पता चल जाता है। तो इससे क्या है, काम आसान हो गया ना। पहले क्या होता था, किसी ने किसी का कॉपी कर लिया तो वो तो पता नहीं चलता था, आजकल फटाफट पता चल जाता है। आईसीटी के लाभ क्या है देखिए रिसर्च प्रोसेस में, तो स्पीड, यानी कि देखिए स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। जो काम आपका सालों में होता था, वो अभी महीनों में हो रहा है, महीनों वाला दिनों में हो रहा है, दिनों वाला घंटों में हो रहा है, घंटों वाला सेकेंडों में हो रहा है। शुद्धता, एक्यूरेसी, यानी कि देखिए इसके अंदर एक्यूरेसी होती है, शुद्धता होती है। जो भी आप करेंगे पूरा परफेक्ट काम इसके अंदर होगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ आपका यहाँ पे आ जाएगा। संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, आप देखिए हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, संगठित करके रख सकते हैं। संगति यानी कि कंसिस्टेंसी, आप इसकी कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, जैसे आप इसे सहेज के रखेंगे एक जगह पे। एक खोज इंजन क्या है, इनकी व्हाट इज सर्च इंजन। अब देखिए सर्च इंजन होता क्या है। अब देखिए एक आंतरिक उपकरण है ना, एंड इंटरनल टूल। अब देखिए खोज इंजन क्या है, जब आप किसी चीज़ पे सर्च करते हैं, जैसे आपने गूगल पे सर्च किया, कुछ भी सर्च किया, तो गूगल पे वो सर्च इंजन है। जिस चीज़ पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं वो सर्च इंजन होता है। ये क्या है, एक आंतरिक उपकरण है। ये वेब पेज ढूंढता है, जब आप कोई चीज़ टाइप करते हैं ना, तो वो चीज़ कहाँ पे है और किस पेज पे है वो उसे ढूंढता है। निर्दिष्ट कुंजी शब्दों के अनुसार उन्हें सॉर्ट करता है। यानी कि इससे क्या है कि जो आपने चीज़ दी है ना, जो आपने चीज़ सर्च की है, जैसे मान लीजिए आपने यूजीसी सर्च किया, फर्ज करिए, तो वहाँ पे उसे सॉर्ट करेगा। सॉर्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपने जो चीज़ लिखी है, वो पहले उसके बारे में वो देखेगा कि आपको वो सबसे पहले वही चीज़ दिखाई जाए। सॉर्ट करना होता है कि जैसे जो चीज़ आपने लिखी है, जैसे आपके मोबाइल में होता है ना सॉर्ट करना, कि नेम हो गया और साइज़ हो गया फाइल का, या डेट हो गई, वो इसके अंदर आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है खोज इंजन। इंजन के प्रकार क्या है, अभी हमने खोज इंजन पढ़ा ना, इसके प्रकार क्या है देखिए। जैसे बिंग हो गया, आस्क हो गया, गूगल हो गया, याहू हो गया, अल्टा विस्टा हो गया। तो ये क्या है, ये खोज इंजन है, ये सर्च इंजन है जिस पे आप चीज़ें सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट की पहचान यानी कि आइडेंटिफाई द वेबसाइट। अब देखिए जब भी संभव हो मुख्य पृष्ठ का पता लगाने का प्रयास करें। वेबसाइट की पहचान कैसे होती है, जैसे वेबसाइट स्टार्ट कैसे होती है, www, है ना, www डॉट, ऐसे वेबसाइट की पहचान होती है ना। तो वो चीज़ होती है उसका मेन पेज। जैसे मान लीजिए कि आप यूजीसी की वेबसाइट पे चले गए, तो उसका जो मेन पेज होता है, होम पेज, तो वहीं पे ही सब कुछ जानकारी होती है। होम पेज होगा, फिर साथ में नोटिफिकेशन का होगा, ऐसे कई सारे पेज बने होते हैं। होम पेज पे आपको सारी जानकारी मिलती है। हम यूआरएल के अंतर्गत अंत से कुछ जानकारी को समाप्त करके इन्हें खोल सकते हैं। अब देखिए यूआरएल के अंत से, यूआरएल इसके स्टार्टिंग में यूआरएल होता है, ठीक है। तो उससे क्या है, उससे हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यूआरएल एक होता है ना, तो यूआरएल क्या है कि यूआरएल के दौरान ही आप इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में देखिए होता है ना ऐसे HTTP करके ऐसे लिखा होता है, फिर यहाँ पे ऐसे होता है, ये स्टार्टिंग में यूआरएल इसका होता है। सो देखिए इनकी जो वेबसाइट है वो कैसे है, जैसे .gov यानी गवर्नमेंट की साइट है, .com यानी कि ये कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है। और .net हो गया, .edu हो गया। तो ये इनकी पहचान है अलग अलग। पब्लिक डोमेन पर एक नज़र। अब देखिए पब्लिक डोमेन क्या है, जैसे ई बुक्स होगा पब्लिक डोमेन। जैसे ई बुक्स हो गया, ई बुक्स का मतलब जब आप बुक्स को पढ़ सकते हैं, डिजिटली पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बुक्स हैं, जैसे PDF की फॉर्म में वहाँ पे पड़ी हुई है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ई संसाधन, ई रिसोर्सेज हो गया, आपके पास और कौन कौन से ई संसाधन है। जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं।
जो पब्लिक के लिए आप कर सकते हैं सबके लिए अवेलेबल है। ई पत्रिका, ई जर्नल्स, यानी कि देखिए जो जर्नल, जो पत्रिका, जो रसाले आपके घर पे आते थे, आप उसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आईसीटी अनुसंधान उपकरण, अब देखिए आईसीटी के रिसर्च टूल्स क्या हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ई पेपर। आईसीटी के जो अनुसंधान उपकरण क्या है, ई पेपर, कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस के लिए कहीं भी पेपर प्राप्त करें। अब देखिए यहाँ पे क्या ई पेपर जो होते हैं ना, जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए क्या होता है, इसको चलाने के लिए क्या है, आपको ई पेपर की जरूरत है। ई पेपर का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए सिंपल कोई पेपर होता है हार्ड कॉपी के अंदर, उसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ई पेपर के अंदर आपको जैसे आपने मान लीजिए एमएस वर्ड खोल लिया है ना, उसके अंदर पेपर बना होता है ना, उसके अंदर काफ़ी जानकारी होती है। तो ई पेपर क्या है कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर है। तो स्लाइड शेयर, यानी कि स्लाइड शेयर क्या है, व्यक्तियों और संगठन से विभिन्न विषयों पर 15 मिनट से अधिक अपलोड से मिलके। स्लाइड शेयर क्या है कि इसमें 15 मिनट से अधिक अपलोड है। स्लाइड शेयर का मतलब होता है कि जो एक स्लाइड बनी हुई है, जो एक चीज़ बनी हुई है, उसके अंदर काफ़ी विषय हैं। यूट्यूब, देखिए यूट्यूब क्या है कि 1 बिलियन से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ता प्रत्येक माह यूट्यूब पर जाते हैं, यूनिक यूज़र जाते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, ये आईसीटी अनुसंधान उपकरण है, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप इस पे सर्च करेंगे ना, जैसे आपने ई पेपर पर सर्च किया, स्लाइड शेयर पर सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, ये सारे इसके उपकरण टूल्स हैं। सोशल मीडिया हो गया, जैसे जैसे आपने मान लीजिए कोई रिसर्च करनी है तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कोई भी टॉपिक। सोशल मीडिया, फेसबुक पे करेंगे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, G+ पे, जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें हो गई है ना, ये वाली, इस पे आप सर्च करेंगे, ई पेपर पे सर्च करेंगे और स्लाइड शेयर पे सर्च करेंगे। अमेज़न किंडल पे क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बुक्स, जैसे अमेज़न के ऊपर आप कोई बुक सर्च कर सकते हैं, तो वो बुक आपके घर पे आती है। किंडल का मतलब है कि अमेज़न की एक अलग से एप्लीकेशन है जहाँ पे आप बुक्स को पढ़ सकते हैं, तो वो बुक उसके अंदर ही रहेगी, आप उसके अंदर ही बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके उपकरण है। आप ई पेपर पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको ई पेपर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्लाइड शेयर, यूट्यूब, सोशल मीडिया, अमेज़न किंडल, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज मिल जाएगी। अब देखिए शिक्षकों के लिए क्या लाभ है, बेनिफिट फॉर टीचर्स, टीचर्स के क्या लाभ है, ये उनके लिए कैसे उपयोगी है शिक्षकों के लिए। आईसीटी शिक्षकों को सूचना, ऐतिहासिक स्रोतों और मीडिया प्रकारों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करता है। अब देखिए इससे क्या है, जो आईसीटी होता है वो शिक्षकों को सूचना देता है, ऐतिहासिक स्रोत वगैरह, वो बहुत सारी चीज़ें देते हैं। शिक्षक क्या करते हैं कि उनको कोई चीज़ अगर ऐड करनी हो अपनी चीज़ के अंदर, कोई चीज़ पढ़ानी हो, जैसे बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाना हो, तो वो सर्च करके उसके अंदर ऐड कर सकते हैं जल्द से जल्द। शिक्षकों को विद्यार्थियों में भ्रांतियों की पहचान करने की अनुमति देता है। देखिए विद्यार्थियों में भ्रांति क्या है, देखिए आजकल क्या है, सारे जो एग्ज़ाम है वो तकरीबन ऑनलाइन चेक कर सकते हो, उससे पता लगा जा सकता है, फटाफट से रिजल्ट भी फटाफट आ जाते हैं। इससे क्या है, उनकी भ्रांतियाँ जो है वो पता चल जाती है। जैसे ऑनलाइन टेस्ट हुआ कि कोई स्टूडेंट ऑनलाइन जो टेस्ट करता है वो कितने टाइम के अंदर करता है, क्या वो सारे क्वेश्चन एक ही टाइम के अंदर कर लेगा, वो सब कुछ यहाँ पे पता चल जाता है। विद्यार्थियों के लिए लाभ क्या है, आईसीटी लेखन की बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। अब देखिए आईसीटी लेखन की बाधाओं, आजकल देखिए काम क्या है, ऑनलाइन है, सारा सारा काम कंप्यूटर के अंदर होगा, आपको हाथ से लिखना नहीं पड़ेगा, तो इससे लेखन की जो बाधाएं हैं वो काफ़ी दूर हुई हैं। विद्यार्थियों को विशिष्ट रूप से विद्यार्थियों को विशिष्ट विषय या चर्चा पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। अगर आप मान लीजिए विद्यार्थियों को कोई टॉपिक दे दिया गया है, कोई विषय दे दिया गया है, वो आसानी से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। प्रतिबिंब, विश्लेषण और समझ को प्रोत्साहित करना। आप देखिए जो उनकी समझ है, विश्लेषण है, वो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, कोई विषय है, अगर उन्होंने उसे सर्च किया है तो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है। वो एक ही टॉपिक को जगह जगह से अगर वो इकट्ठा करेंगे तो उसके अंदर से बेस्ट नोट्स वो बना लेते हैं, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अनुसंधान पर आईसीटी के प्रभाव, अब ये देखिए प्रभाव क्या है। अब देखिए जैसे पूर्व डाटा विश्लेषण में आईसीटी, यानी कि आईसीटी एप्लीकेशन प्री डाटा एनालिसिस मतलब कि इसमें क्या है कि जब डाटा इकट्ठा नहीं किया गया है, डाटा इकट्ठा करने की पहले की स्थिति। ठीक है, अनुसंधान पर आईसीटी के बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि देखिए जो डाटा इकट्ठा करने से पहले की जो स्थिति है वो कैसी है, हमें क्या क्या इकट्ठा करना है। नेक्स्ट डाटा विश्लेषण में आईसीटी, अब डाटा जब इकट्ठा कर लिया गया है उसे एनालाइज कैसे करना है। उसके बाद देखिए पोस्ट डाटा विश्लेषण,
अब देखिए जो हमने डाटा इकट्ठा किया था उसे एनालाइज किया, उसके बाद हमने देखा कि जो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है, वो सही रहा या गलत रहा, वो इसके अंदर आता है। तो निष्कर्ष क्या निकला देखिए यहाँ पे कि आईसीटी आधारित अनुसंधान उपकरण, अनुसंधान चक्र या अवधि का उपयोग छोटा किया जा सकता है। अब देखिए जो हमारी रिसर्च होती है, अगर बहुत लंबी रिसर्च चले, अगर हम मैनुअली चलें लेके, है ना, हमें जगह जगह भटकना पड़े रिसर्च के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा लंबी रिसर्च हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखिए आईसीटी से क्या है, इसके अनुसंधान उपकरण हो गए, अनुसंधान चक्र हो गए, इससे क्या है, जो हमारी रिसर्च वो बहुत टाइम से होगी, वही इसमें क्या है, इसका कार्यकाल जो है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा, इसकी अवधि छोटी हो जाएगी, यानी कि लंबे समय का काम हम छोटे समय में कर सकते हैं। आईसीटी के उपयोग और अनुसंधान की वृद्धि की गति के साथ अधिक शोध लेख, शोध प्रबंध आदि का उत्पादन किया जा सकता है। देखिए आईसीटी के उपयोग से क्या है, जो अनुसंधान की गति है और शोध प्रबंध है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से किए जा सकते हैं, ठीक है, काफ़ी गति के साथ सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अनुसंधान समुदाय के भीतर ज्ञान का योगदान बढ़ाना या बढ़ाएं। अनुसंधान देखिए जो भी करते हैं, है ना, जो रिसर्च करते हैं, उसके अंदर क्या है, उनके अंदर आईसीटी के बारे में क्या है कि जो एक अच्छी नॉलेज उनको देना कि आईसीटी का उपयोग करके वो इसको यूज़ करें कि ताकि उनका काम भी आसान हो। इसके अलावा कुछ आईसीटी आधारित अनुप्रयोग क्षेत्रों के रूप में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। देखिए अब देखिए चाहे आईसीटी है, कंप्यूटर है ना, जो चीज़ें हैं, अगर उसमें देखिए हम प्रयोग करते हैं उसका, तो कई चीज़ों की जो हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें डे बाय डे क्या है, दिन प्रतिदिन क्या है, वहाँ पे उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। सो आईसीटी के साथ अनुसंधान एकीकृत करने के लिए सरकार की पहल। अब देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है आईसीटी के रिगार्डिंग। अब देखिए अगर मान लीजिए किसी को कोई रिसर्च करनी है, उसके लिए गवर्नमेंट ने अपने कुछ वेबसाइट बनाई हुई हैं, कुछ उन्होंने चीज़ें जारी की हुई हैं, जिसके ज़रिए आपकी जो रिसर्च है, अनुसंधान है, वो काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे शोध गंगा है, शोध गंगा के अंदर जैसे गंगा नदी है ना बहुत बड़ी, ऐसे देखिए शोध गंगा बनाई गई है ऑनलाइन, कि ताकि जिनके देखिए जिनकी रिसर्च हो चुकी है उनके सारे थीसिस वगैरह यहाँ पे डले हुए होते हैं। आपको अपने विषय के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, यानी कि जो सरकार ने यहाँ पे बनाए हैं आप इनसे सिर्फ हेल्प ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, हेल्प ले सकते हैं। शोध गंगा हो गया, ई शोध सिंधु हो गया, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया, इनफ्लिप नेट हो गया, एनलिस्ट हो गया, उच्चतर आविष्कार योजना यूएवाई हो गया, और इम्प्रिंट हो गया, इनकी इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क यान। ये सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने शुरू की है कि ताकि आप अपनी रिसर्च में इनकी हेल्प ले सकें, इनकी सहायता ले सकें। तो अब हम बात करेंगे थीसिस लेखन और लेख लेखन, यानी कि आर्टिकल राइटिंग और थीसिस राइटिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पे थीसिस होती क्या है। देखिए जब आप पीएचडी करते हैं या आप पीएचडी के दौरान जब भी आपने कोई कोर्स, जैसे आप कोई अपना सब्जेक्ट कर रहे हैं ना पीएचडी में, उसके अकॉर्डिंग जो आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको अपनी रिसर्च को लिखना होता है। आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या लिखा, जो आपके पूरे पाठ को संदर्भित करेगा, तो उसे बोलते हैं थीसिस। तो देखिए थीसिस होती है, थीसिस शब्द का उपयोग पूरे पाठ को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो अध्ययन पर एक विशेष प्रकार की रिपोर्ट या प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो आपने रिसर्च की है, जो अनुसंधान किया है, उसका आपने एक पूरा पाठ तैयार किया, उसको पूरा लिखा कि आपने रिसर्च कहाँ से स्टार्ट की है, आपने अपने रिसर्च में क्या क्या पाया है। तो ये आपका पूरा जो प्रोग्राम होता है, जो आपकी पूरी रिसर्च होती है, जब आप लिखते हैं, वो लिखने वाली चीज़ को थीसिस कहते हैं। थीसिस विशिष्ट विशेषता के साथ एक लंबा दस्तावेज है, जैसे अमूर्त निष्कर्ष ग्रंथ सूची। यानी कि जो आपने अपनी जो रिसर्च कर ली है, अनुसंधान कर लिया है, जब आप उसे लिख लेते हैं एक जगह पे, फिर आप उसे दिखाते हैं, तो वो होती है थीसिस। अब देखिए आर्टिकल राइटिंग अलग से लेख लेखन है। आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, एक लेख एक बड़े पाठक वर्ग के लिए लिखा गया लेख लेखन का एक अंश है। आर्टिकल लिखने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वह अखबारों या पत्रिकाओं में प्रकाशित हो, ताकि दुनिया में कुछ बदलाव आ सके। ये लेखक की रुचि के विषय हो सकते हैं या कुछ समसामयिक
मुद्दे से जुड़े हो सकते हैं। देखिए लेख लेखन क्या है, छोटा सा होता है लेख लेखन। थीसिस बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है, ग्रंथ के समान होती है, लेकिन जो आर्टिकल राइटिंग होती है, लेख लेखन होता है, वो छोटा होता है। जब अखबारों के अंदर होता है ना, छोटी सी पत्रिका हो गई या उसमें कुछ लेख आ गया किसी सामाजिक मुद्दे के ऊपर, तो वो एक छोटा सा होता है लेख की, जिससे आपको जागरूकता आए, वो होता है आर्टिकल राइटिंग या लेख लेखन। अब देखिए थीसिस के प्रकार क्या है यहाँ पे। थीसिस के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ थीसिस। थीसिस कितने प्रकार की है, देखिए आमतौर पर ये दो प्रकार की होती है, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक या रचनात्मक थीसिस जिसे कहते हैं। इस प्रकार की थीसिस वर्णनात्मक, खोजपूर्ण, विश्लेषणात्मक या रचनात्मक तरीका है। कला और मानविकी स्नातक छात्र इस प्रकार के थीसिस पर काम करते हैं। अब देखिए जो ग्रेजुएट हैं, स्टूडेंट जो स्नातक हैं, तो वो क्या करते हैं, इस प्रकार की थीसिस पे काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने पीएचडी कर ली है तो ही आप थीसिस करेंगे। आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, स्नातकोत्तर है, तो आप तब भी थीसिस लिख सकते हैं। तो देखिए ये वर्णनात्मक होती है कि बहुत ज़्यादा लंबी होती है। किसी विषय के ऊपर गहन अध्ययन यहाँ पे आपको लिखना होता है। पूरा खोजपूर्ण होता है। खोजपूर्ण मतलब यहाँ वहाँ से आपने सारी चीज़ें जो है उस विषय के संबंधित यहाँ पे इकट्ठी की है। और नेक्स्ट है मात्रात्मक। ठीक है, संभवतः विज्ञान स्नातक छात्र इस प्रकार की थीसिस पे काम कर रहे हैं जिसमें डाटा, जानकारी का टुकड़ा उपलब्ध करवाया गया है वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा और कुछ प्रकार के पैमानों पर संख्यात्मक रूप से दर्ज किया गया। देखिए यहाँ पे क्या है, मात्रात्मक थीसिस में क्या है कि आपने कितनी जानकारी इकट्ठी की। गुणात्मक में होता है, इस वाले में गुणात्मक में क्या है कि जो आपने जानकारी इकट्ठी की है वो किस लेवल की है, क्या उसमें गलतियां हैं या गलतियां नहीं हैं। ठीक है, गलतियां तो नहीं है। आपका जो अनुसंधान है, थीसिस है, विषय का जो है वो कितना साइज में कितना बड़ा है, वो है ना वो चीज़। मात्रात्मक में क्या होता है कि जैसे आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा कर लिया जिसे गिना जा सकता है। जैसे आपने किस विषय के संबंधित कितने पेजेस बना लिए हैं, है ना, वो गिने जा सकते हैं, वो हो गया मात्रात्मक। सो यहाँ पर थीसिस के ये प्रकार है। अब देखिए थीसिस बहुत तरह से लिखी जाती है। जैसे पहले देखिए थीसिस के अंदर देखिए पहले बहुत सारी चीज़ें देखिए जैसे आती है, मैं आपको यहाँ पे सिंपल तौर पे बता देता हूँ। जैसे टाइटल पेज होता है, टाइटल पेज के बाद फिर आपके नेक्स्ट पेज आते हैं, उसके बाद सबसे एंड में देखिए आता है आपका फुट नोट या समाप्ति नोट। अब देखिए फुट नोट समाप्ति नोट क्या होता है। देखिए जब थीसिस आप लिखते हैं, पहले जब आपने टाइटल पेज लिखा, टाइटल पेज लिखने के बाद फिर राइटर का, जैसे टाइटल पेज के अंदर विषय का नाम होता है ना, जो उसके बाद देखिए फिर जो राइटर होता है उनका नाम होता है, उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सबसे एंड में क्या होता है, सबसे एंड में होता है आपका फुट नोट या समाप्ति नोट। ये सबसे एंड में होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो विषय से संबंधित तकरीबन जो जानकारी होती है वो यहाँ पे शॉर्ट में दी हुई होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे दी हुई होती हैं। जैसे फुट नोट पुस्तक या पांडुलिपि के पृष्ठ के नीचे जो पाठ के संदर्भित निर्दिष्ट भाग पर टिप्पणी करता है या उद्धृत करता है। फुट नोट या एडिंग नोट में इस्तेमाल किए जाने में कुछ विशेष शब्द, जैसे फुट नोट के अंदर जैसे होते हैं कुछ विशेष शब्द होते हैं समाप्ति नोट के अंदर जो आपके पेज के नीचे लिखे होते हैं। जैसे थोड़े से मुश्किल वर्ड है वो लिखे होते हैं ना, जहाँ पे सबसे देखिए जैसे पेज बना होता है, आप कहीं देखेंगे पेज के नीचे क्या होता है, एक ऐसे अलग से कुछ लिखा होता है, वो उसे फुट नोट कहते हैं। ठीक है, टाइटल पेज से शुरू होता है, फुट नोट पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए शोध में नैतिकता। अब देखिए शोध में नैतिकता क्या है। ठीक है, शोध में नैतिकता मतलब रिसर्च एथिक। अब नैतिकता का मतलब क्या हुआ, नैतिकता एथिक्स का मतलब हुआ कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है। अब देखिए शोध में भी नैतिकता होती है। शोध पहली बात तो देखिए कि आपकी अपनी होनी चाहिए। अगर अच्छी शोध किसे कहा जाता है, जो आपका अपना विषय है, जो आपने खुद से उसे बनाया है। किसी की आप अगर कॉपी कर लेते हैं तो वो आपका अपना नहीं हुआ, वो चोरी का हो गया। चाहे वो कितनी अच्छी थीसिस हो, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन आपने अपनी मेहनत नहीं की, किसी की चोरी कर ली, वो चीज़ अलग हो गई। ठीक है, तो वो अलग बात हो जाती है। तो देखिए शोध की मौलिकता सदैव ही संदेह से परे होनी चाहिए। यानी कि जो आपने शोध की है उस पर कोई प्रकार, किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, वो संदेह से परे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए आपने शोध कर ली है, तो जो आपने शोध की है तो उसमें मान लीजिए आपने किसी का कॉपी कर लिया,
उसमें लगा दिया तो उसका फ़ायदा क्या, वो आपको ही उल्टा नुकसान करेगी। अब देखिए यहाँ पे शोधार्थी के लिए शोध में नैतिकता और सत्य के प्रति निष्ठा आवश्यक है। किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांश नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशित करना साहित्यिक चोरी है। मान लीजिए कि आपने रिसर्च कर ली है लेकिन वो रिसर्च है किसी और की, तो अगर आपने उसकी रिसर्च चोरी कर ली है तो उसे अपनी जो अनुसंधान के अंदर डाल दिया है, तो उसके बाद देखिए आप पे साहित्यिक चोरी लग जाती है। साहित्यिक चोरी में क्या है कि आपने ये चीज़ें इनकी चुरा ली है, इनमें ये पूरा बताया जाता है, तो उससे क्या है, जो आपकी थीसिस है वो नकार दी जाती है, उसे मान्यता नहीं मिलती। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए शोध संबंधी आंकड़ों का संग्रहण, उपयोग, उनकी व्याख्या। अब देखिए नैतिकता कहाँ पे होनी चाहिए, जो शोध संबंधी आंकड़े हैं उनका संग्रहण, उपयोग, उनकी व्याख्या जो है वो आपकी अपनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और ने इंटरव्यू किया तो आपने सेम वो ही छाप दी उसके अंदर। ये सारी चीज़ें आपकी अपनी होनी चाहिए। शोध परियोजना की रिपोर्टिंग और समीक्षा करने की विधियाँ, ये भी आपकी खुद की होनी चाहिए। ये अच्छी विधियाँ होनी चाहिए। जो दूसरों ने विधियाँ अपनाई हैं आपकी उससे थोड़ी सी अलग विधियाँ होनी चाहिए। शोध करने वाले सभी शोधकर्ताओं का आपसी संबंध एवं उनके बीच समन्वय। अब देखिए जो शोध करने वाले सभी शोधकर्ता है उनके जो आपसी संबंध है उनके बीच समन्वय होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ अगर शोध की है, रिसर्च की है किसी चीज़ के ऊपर, अगर दूसरा बंदा पहले वो शोध कर चुका है तो देखिए उसमें आपसी संबंध होना चाहिए आपस में। मान लीजिए उसने इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन लिख दिया है ना, तो आपने उससे अलग ही बात लिख दी, तो उसका फ़ायदा क्या, जो आप लिखने गए थे तो आपको वहीं से चीज़ स्टार्ट करनी है, लेकिन आपको अलग से नहीं करनी। हर एक चीज़ का बंदे का देखिए तरीका अलग है काम करने का, आपका अलग होता है, हर एक रिसर्चर का, शोधार्थी का अलग होता है, इसलिए आपस में आपकी बातें मिलनी नहीं चाहिए, उसमें विशेषता होनी चाहिए। शोधकर्ता एवं उन सभी कारकों के बीच आपसी संबंध जो शोध को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए शोधकर्ता के जो वो सभी कारक जो आपके शोध को प्रभावित कर सकते हैं, आपको वो चीज़ करनी ही नहीं है। मान लीजिए कि जो वो शोध पहले कर चुका है वही शोध वही स्टाइल आपने अपना लिया, तो जाहिर सी बात है ऐसा होगा ना कि आपने उसकी रिपोर्ट जो है वो शोध है उसका चुरा लिया, तो वो आपको आपके शोध को प्रभावित कर ही नहीं सके। टॉपिक चाहे सेम हो, आप देखिए मान लीजिए कि आप मार्केट में यूजीसी नेट की बुक्स लेते हैं, हर एक बुक का लिखने का स्टाइल अलग है। हमारे जो नोट्स हैं वो सबसे अलग है, ऐसे नोट्स आपको किसी बुक में मिलेंगे नहीं। ये भी पेपर वन के हैं, मार्केट्स में सारी पेपर वन की बुक्स हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं वो सबसे अलग है ये भी पेपर वन के हैं। तो ये क्या है, ये किससे मैच नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ये रिसर्च एथिक्स के अंदर आता है। जब आप अपनी बात कहते हैं तो वो दूसरों से अलग होनी चाहिए। शोध के दौरान उत्पन्न होने वाली भ्रांतियाँ, गैर आचरण एवं विवादों को हल करने के तरीके। आप देखिए जो इसमें भ्रांतियाँ आएंगी, जो विवाद आएंगे, वो आपको हल करने के तरीके आपके अलग होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए नैतिकता में बहुत सारे जैसे सिद्धांत जुड़े होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो आपको दूसरों से अलग रखनी होती है। अगर आप सेम रखेंगे तो वो ऐसा ही लगेगा कि हाँ आपने उसकी चोरी की है। तो देखिए नेक्स्ट है शोध के नेक्स्ट है शोध में उचित व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाले नियम। देखिए जो शोध में उचित व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाले नियम हैं वो ऐसे होते हैं कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो सबसे अलग हो, किसी से मैच ना करे। देखिए उचित व्यवहार क्या है, किसी की चोरी ना करना, ये इसके पॉइंट्स हैं। सो शोध में नैतिकता आपको ये बरतनी है, तभी आप एक अपनी अच्छी शोध कर सकते हैं। शोध के नैतिक मूल्य से संबंधित कोड्स एवं नीतियाँ। अब देखिए कोड्स एंड पॉलिसी रिलेटेड टू रिसर्च एथिक्स। अब देखिए जो रिसर्च एथिक्स है, शोध के जो नैतिक मूल्य हैं उसमें कौन कौन से कोड आते हैं। जैसे देखिए एकता है, यूनिटी। ठीक है, जैसे यूनिटी में क्या है, एकता। देखिए अपने वादों और समझौतों को कार्य के साथ ईमानदारी पूर्वक करना। ठीक है, तो ये पहली बात तो एकता आ गई। जो आप अपना कार्य कर रहे हैं, जो अपनी शोध कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करना है आपको। ऐसा करने से क्या है, जो आपके जो कार्य है वो सारे सुसंगठित होने भी आवश्यक है। जो आपके कार्य हैं वो सारे एकता होनी चाहिए, उसमें वो यूनिटी होनी चाहिए। ईमानदारी, ऑनेस्टी, आपको ईमानदारी बरतनी है। ईमानदारी में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे शोधकर्ता जो होता है जो उसके आंकड़ों के परिणाम है, जो विधियां हैं, प्रकाशन की स्थिति है, ये सारी आपको ईमानदारी पूर्वक करनी है। प्रकाशन की स्थिति मतलब
कि जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी कोई भी रिपोर्ट फाइनल की है, तो उसके अंदर आपने बता दिया कि यहाँ ये मैंने जो चीज़ बनाई है जो मेरी है, तो आपके पास सारे प्रूफ होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपकी ने जो जिस डेट पे अपना प्रकाशन कर दिया अपने रिसर्च का, अगर वो सेम प्रकाशन उससे पहले छप चुका है तो ईमानदारी तो हुई ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए जो आपने अपनी, जब भी आप देखिए कोई बुक देखते हैं वहाँ पे प्रकाशन लिखा होता है कि ये तब छपी है, उसके बाद सेम वैसी बुक आती है वो चोरी की होती है ना। तो आपको ऐसा धोखा नहीं करना है। तो आपको क्या है कि अपनी जो शोध है वो आराम से करनी है कि ताकि वो किसी और से ना मिले। खुलापन, ओपननेस, देखिए इसमें क्या है, जो शोधकर्ता के जो जो आंकड़े हैं और जो उनके संसाधन हैं, तो उसके बीच क्या है, आवश्यकता पड़ने पर उनका वितरण करना चाहिए, उन्हें साझा करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने सर्च कर ली है, कोई आपको चैलेंज कर दे कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि आपने ये चोरी की है, तो आपको उनको साझा करना चाहिए। देखिए ये मेरी बात अलग है, ये अलग है। सावधानी, कॉशन, ठीक है। सावधानी में क्या है, देखिए शोधकर्ता को अपने साथ सावधानी बरतनी चाहिए। उसे सभी चीज़ों का देखिए अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए कि ताकि जो उसकी अपनी शोध गतिविधियां हैं उसका रिकॉर्ड अच्छा रखना है। जैसे आंकड़ों का संग्रहण होगा, शोध का डिज़ाइन हो गया, पत्र व्यवहार हो गया, जर्नल्स हो गए जिसमें प्रकाशन इत्यादि करना है, सावधानी पूर्वक करना है। अगर मान लीजिए कि आपने जो रिसर्च की है उसके बारे में किसी को पहले बताना नहीं है, आपको वो जानकारी अपने अंदर ही रखनी है। उसके बाद देखिए तनुष तनुष्ठा, इनकी इनफेरिटी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो शोध का डिज़ाइन है, जो आंकड़ों का विश्लेषण है, आंकड़ों की व्याख्या है, उसमें देखिए वस्तुनिष्ठता के नियमों का पालन करते हैं। शोधकर्ता में देखिए कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो निष्ठा में क्या होता है कि आपको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, स्वयं का मूल्यांकन नहीं करना है। आपको आपको ये नहीं बताना है कि जो आपने शोध की है वो गलती कहाँ पे है, आपने कहाँ गलती की। स्वयं का मूल्यांकन नहीं करना, स्वयं की जजमेंट नहीं करनी, ना ही आपको इसमें किसी प्रकार का भेदभाव रखना है। किसी, जैसे किसी व्यक्तिगत तौर पे हो गया, किसी वित्तीय का हो गया, कोई भी, जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहेंगे, वित्तीय हितों के बारे में कुछ अगर अगर आप कहेंगे, वो नकारात्मक प्रभाव यहाँ पे डालेगी। तो गोपनीयता बना के रखनी है, सेक्रेसी। तो शोधकर्ता को देखिए जो आपका जो संवाद है उसकी गोपनीयता बना के रखनी है कि ताकि जो शोध का विषय होता है, इसके जो परिणाम होते हैं, वो किसी को नहीं बताना है। जब छप जाए उसके बाद चाहे बता दीजिए, फिर तो वो सभी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा का सम्मान, रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बौद्धिक संपदा क्या है, देखिए जैसे शोध में कॉपीराइट होते हैं, पेटेंट होते हैं, और इस प्रकार की अन्य बौद्धिक संपदाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि शोध में कॉपीराइट है, आप अपना कॉपीराइट करा सकते हैं, हर एक अपना कॉपीराइट करवा सकता है। अगर मान लीजिए कि आप बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी की शोध चुरा लेते हैं तो आप पे एक्शन आ सकता है। तो या तो अगर आपने मान लीजिए कि किसी की शोध बिना पूर्ववती से अनुमति से चुराई है, तो आपको उसे श्रेय प्रदान करना है कि मैंने ये चीज़ यहाँ से ली है, तो वो चोरी नहीं कहलाती। फिर सहयोगियों का सम्मान करना, रिस्पेक्ट ऑफ कलीग्स। जो आपके देखिए जो शोधकर्ता जो आपके साथ जो सहयोगी हैं उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उत्तरदायी प्रकाशन, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन। तब देखिए मान लीजिए कि आप अपनी रिसर्च आपने पूरी कर ली है, तो आपको एक अच्छा प्रकाशन चुनना है कि ताकि वो आपकी जो अनुसंधान की जो रिपोर्ट है वो अच्छे से वो छाप सके। इसमें देखिए किसी के नकल किए हुए या चुराए हुए शोध को अपने नाम से प्रकाशित आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको दंड मिल सकता है, ये दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट देखिए उचित परामर्श देना, गिव प्रॉपर काउंसलिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको उचित जो परामर्श देना है। जैसे उन्नत शोध हो गई, जैसे छात्रों को मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे छात्र है उनको गाइड करना, उनको शोध के बारे में शिक्षित करना, निर्देशित करना, कि ताकि वो भी आगे जाके शोध को कर सकें। जो जो आपने देखिए स्वयं जो तरीके अपनाए हैं उनको उचित परामर्श देना आगे वाले जो स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटी, क्षमता। यानी कि क्षमता देखिए शोधकर्ता को जो अपनी पेशेवर प्रतिस्पर्धात्मक जो क्षमता है उनको सुधार का प्रयास करना चाहिए। आप में देखिए क्षमता कैसी है,
जैसे मान लीजिए कि आप में क्षमता है, कैपेसिटी है कि आप एक रिसर्च कर सकते हैं, एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, तो आपको वो अच्छे से करनी चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, जो आप शोध कर रहे हैं उसमें आपको अपना सामाजिक दायित्व निभाना है, निभाना चाहिए। जैसे लोगों की भलाई के लिए ही आपको शोध करनी चाहिए, ऐसी शोध करनी चाहिए, ऐसी रिसर्च करनी चाहिए जिससे सबको फायदा हो। वैधता, वैलिडिटी। अब देखिए, शोधकर्ता में सहयोगियों के साथ भेदभाव का, कुछ भी आपको भेदभाव नहीं करना है सहयोगियों के साथ, ना कोई धर्म के साथ, ना लिंग के साथ, ना जाति के साथ, कोई भी आपको वहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। इससे ये होता है कि जो शोध का जो कार्य है वो संवैधानिक वैधता होनी चाहिए। वैधता मतलब कि जो आप सर्च कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वह कानूनी तौर से मान्य होनी चाहिए। तो देखिए, ये है आपके शोध नैतिकता में प्रकार। अब देखिए, इसमें बहुत सारी सरकारी एजेंसियां भी हैं, है ना, कई सरकारी एजेंसियां यहाँ पे मेंशन नहीं, लेकिन आपको बता दो, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान हो गया, NIH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, नेशनल साइंस फाउंडेशन हो गया, NSF हो गया, है ना, और खाद्य और औषधि प्रसाधन प्रशासन हो गया, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होगी, EPA होगी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण एजेंसी होगी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सरकारी एजेंसियां हैं जो आपकी शोध नैतिकता में आपके ये साथ होती हैं। जैसे ही मान लीजिए कि ये जो शोध नैतिकता है ना, तो ये सरकारी एजेंसियां हैं जो गवर्नमेंट ने शुरू की हुई हैं। तो अगर आपको शोध कोई करनी है तो आप देखिए, ये शोध की जो मेन एजेंसी है शोध की, जो आपको मैंने बताई है ना सरकारी एजेंसी, ये सारी शोध की एजेंसीज हैं। ये थे आज का लेक्चर। तो इसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड। हमने देखिए पूरी रिसर्च को बिल्कुल शॉर्ट में कवर किया। हम पूरा पेपर में ऐसे पूरा शॉर्ट में कवर करेंगे कि ताकि एग्ज़ाम से पहले आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, क्विक रिवीजन आपकी हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।